से इस प्रांगण में प्रवेश उन्होंने किया और यहाँ पर पराक्रम दिवस, जो कि भारतीय मंत्रालय ने ऐलान किया था कि अब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पूरा भारत पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। तो आज पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। Indeed, Prime Minister, they're greeting performers who will be performing at a cultural event later in the day, greeting everyone who is going to be part of this wonderful celebration, which commemorates the beginning of 125 years of remembering Subhash Chandra Bose's contribution to the Indian freedom struggle. And here the Prime Minister is entering the exhibition hall. Subhash Chandra Bose is considered as a defiant nationalist. The word Netaji was given to him by Indian soldiers, and it has remained since then. And he inspired great deal of courage. And that is why today is being called Parakram Divas. It's celebrated in order to honor and remember Netaji's indomitable spirit. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेताजी की तस्वीर के सामने पुष्पांजलि, आदरांजलि अर्पित करते हुए और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि मेरे पास एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है भारत की आजादी। उन्होंने कहा मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, आज से यहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी कुल मिलाकर 2 साल चलेगी और 2 साल तक ये प्रदर्शनी यहाँ रहेगी। Prime Minister has entered the exhibition hall and he passed a frame which showed Jai Hind written in Bengali, and we must remember the importance of the word Jai Hind. It comes from the Indian National Army, was made popular by Subhash Chandra Bose and has been adopted, of course, by India and the government of India. Jai Hind, it dates back to a statement made by Subhash Chandra Bose, which refers to the duty of the people of the country to pay for freedom with blood. The freedom that we win through our sacrifices, we shall be able to preserve with our own strength. Give me blood and I will give you freedom. Jai Hind. विक्टोरिया मेमोरियल में जिस प्रदर्शनी को आयोजित किया गया है, जो प्रदर्शनी यहाँ पर नेताजी से जुड़ी जिस प्रदर्शनी को यहाँ शुरू किया गया है, उसका शीर्षक, उसका नाम दिया गया है निर्भीक सुभाष। ये प्रदर्शनी 2 वर्ष तक यहाँ रहेगी और इस प्रदर्शनी में नेताजी से जुड़ी तमाम स्मृतियाँ संजो कर रखी गई हैं। यह प्रदर्शनी एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है जहाँ नेताजी के बारे में बहुत खास 125 जानकारियाँ जुटाई गई हैं, क्योंकि आज से नेताजी की 125वीं जयंती के कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है और इस प्रदर्शनी में नेताजी से जुड़ी 125 जानकारियां जुटाई गई हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये एक इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है, बहुत सी जानकारियां सवाल जवाब में दी गई हैं। जैसे क्या आप जानते हैं कि टाइम मैगजीन ने
कब नेताजी को अपने मुख पृष्ठ पर प्रकाशित किया था, और उसका उत्तर आपको यहाँ प्रदर्शनी में मिलेगा। 7 मार्च 1938 7 मार्च 1938 को टाइम मैगजीन ने नेताजी को अपने मुख पृष्ठ पर प्रदर्शित किया, और टाइम मैगजीन का वो मुख पृष्ठ आप यहाँ इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्षीय चुनाव में नेताजी ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को कितने वोट से हराया था, क्या आप जानते हैं? और उसका जवाब भी आपको यहाँ इस प्रदर्शनी में मिलेगा, और उत्तर है 197। इस तरह की तमाम जानकारियां नेताजी के बारे में इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई हैं। Indeed, this exhibition is being put in place so that the youth can be inspired to act with fortitude and have patriotic fervor, much like the indomitable spirit and selfless service to the nation of Netaji Subhash Chandra Bose. The word fortitude is another word for strength, but it comes from the strength of willpower and the strength of the mind, which gives strength over all challenges, to overcome all challenges. There are several stories that one can see of Netaji's life in this exhibition, and many artifacts have been very well preserved and displayed. Amongst them is the election of Netaji in 1938 as the President of the Congress, and the declaration of independence on January 26, 1938. On this day, and the people, or tens of thousands of people across the country in 1938 on January 26 took this pledge. We believe that it is the inalienable right of the Indian people, as of any other people, to have freedom and to enjoy the fruits of their toil. The British government in India has not only deprived the Indian people of their freedom, but has based itself on exploitation of the masses and has ruined India economically, politically, culturally and spiritually. India must sever the British connection and attain complete independence. Purna Swaraj. Purna Swaraj was what Subhash Chandra Bose asked for. मुझे लगता है कि नेताजी को चाहने वाले, नेताजी को पसंद करने वाले लोग भारत में सारे ही मुझे लगता है कि जितने भी नागरिक हैं भारत के, इस देश के जितने भी देशवासी हैं, वो सभी के लोकप्रिय नेता थे, और उनके बारे में शायद ही कोई जानकारी ऐसी है जो आपको इस विक्टोरिया मेमोरियल के म्यूजियम के अंदर नहीं मिले। उनके बारे में एक एक जानकारी संजो कर रखी गई है अंदर। आज़ाद हिंद फौज की मदद कौन करता था, कैसे करता था, इस तरह की जानकारी भी है वहाँ पर उपलब्ध है। देश प्रेमियों के लिए, नेताजी के प्रेमियों के लिए, कोलकाता वासियों या मैं कहूँ कि पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए यहाँ सारी जानकारी एकत्रित की गई है। आज़ाद हिंद फौज को भारत की जनता अपने आभूषण बेच कर, ग्वाले जो थे वो अपनी गाय और भैंस बेच कर उन्हें सहयोग दिया करते थे। इस बात की चर्चा आपको इस प्रदर्शनी में लिखित रूप में दिखाई देगी। इस प्रदर्शनी का जो मकसद है वो यहाँ पर लिखा गया है कि यह प्रस्तुति नेताजी के जीवन की सामान्य जीवनी नहीं है, बल्कि इस स्थायी प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक तथ्यों के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करना भी है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिनके प्रति अब तक आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन उदासीन रहा है। यद्यपि यहाँ राष्ट्र निर्माण में नेताजी के उन अतुलनीय योगदानों पर भी प्रकाश डाला गया है जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं। नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उनकी 125 कहानियाँ संकलित की गई हैं। वो नेताजी जिनको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में अब तक वो जगह, वो सम्मान
नहीं मिला जिसके वो वास्तव में अधिकारी हैं। वो नेताजी जिन्होंने भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लेकिन इतिहास की पुस्तकों में इतिहासकारों ने नेताजी को उस तरह से याद नहीं किया। उनके पराक्रम, उनके साहस, उनकी वीरता को किताबों में, इतिहास की पुस्तकों में वो जगह नहीं मिली जिसके वो वास्तव में अधिकारी हैं। और इसीलिए इस प्रदर्शनी का एक मकसद, एक उद्देश्य ये भी है कि नेताजी के बारे में देश की युवा पीढ़ी, देश के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नेताजी के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। Indeed, the Congress had adopted the motto of Purna Swaraj under the presidentship of Netaji Subhash Chandra Bose. And one must understand the relationship that he had with Gandhiji, even though he defeated the candidate of Gandhiji in the elections for the Congress president's post. He respected Gandhiji very much, and he even said that he has never seen a leader ever who had the kind of mass appeal that Gandhiji had. But he differed with Gandhiji on the process of achieving independence of the country, and he did not quite believe that non-violence was enough to win independence. You needed to have more than non-violence, and that is why he started the Forward Bloc. And we can see that this is a projection on the walls of the inner walls of the Victoria Memorial, which are all white, and these walls depict now almost in a cinematic mode projections of videos of the lives and films that have been taken from the archives of Subhash Chandra Bose, his addresses to the Indian National Army. There are even recordings of his voice, his radio addresses. There are transcripts of some of the radio addresses that he made. We remember that he formed the Azad Hind Forge when he was out of the country, when he had escaped from the country, when the British were after him on charges of sedition. मैं दर्शकों को पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दस्तावेजों की चर्चा की जा रही है, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं की चर्चा की जा रही है। बट यह भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, आपको आवश्यक लग रहा है मुझे बताना कि इन दस्तावेजों के साथ साथ यहाँ उनके जीवन काल से जुड़े पत्रों का, उनके जो कोर्ट के जजमेंट्स होते थे, उनके जो पदक होते थे आज़ाद हिंद फौज के, डाक टिकटें जो निकाली गई थी आज़ाद हिंद फौज के साथ साथ, जो मुद्राएं काम में आती थीं, और उनके जीवन से मैं यह कहना चाहूँगा कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यहाँ तक कि उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला चश्मा भी आज यहाँ देश के पास धरोहर है, और आप आने वाले समय में प्रदर्शनी में इसका अवलोकन कर सकते हैं। इस वीर सेनानी की गाथा देश का हर नौजवान जानने को सदैव उत्सुक रहता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर द्वारा भारतीय छात्र को सताए जाने की घटना से नेताजी का खून खौल उठा, और इन्होंने स्वयं को देश की आज़ादी के लिए समर्पित करने का निर्णय ले लिया और 38 करोड़ भारतवासियों को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। अपने जीवन काल में 11 बार जेल जाने वाले नेताजी सिर्फ वीर ही नहीं, सारे भारतवासियों के दिलों पर राज करते थे और आज भी करते हैं। अपने जीवन काल में कई बार ये अनशन पर बैठे, अस्वस्थ भी हुए, फिर भी इन्होंने अपना संघर्ष निरंतर जारी रखा और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। Indeed, the British had placed Subhash Chandra Bose under house arrest, but he escaped in 1940 and reached Germany in 1941. And in fact, there is the headlines, there is a capture of the headlines of the Hindustan Times on the day that he disappeared, and it says that Netaji
Bose disappears, Subhash Bose disappears, and the headlines say it all. And of course, the items mention that that he disappeared and he was nowhere to be seen. And then his advocates were trying to plead in court about his disappearance, and they said that he's nowhere to be found, and he was, of course, on his way to Germany. And in Germany, he established the Free India Center, the Azad Hind Radio, and from Berlin, he himself used to broadcast. And और इस वक्त मुख्य समारोह स्थल पर प्रधानमंत्री प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन करने के बाद पहुंचे हैं और यहाँ पर उपस्थित लोगों का उन्होंने अभिवादन किया, हाथ हिलाकर उनको प्रणाम करते हुए। और जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन स्थल पर, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लोगों ने उनका स्वागत किया तालियां बजाकर। और यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नेताजी का स्मरण करने के लिए, उनको याद करते हुए। और प्रधानमंत्री आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। ये देखिए आप किस तरह से तमाम लोग अपनी सीट के पास खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेने की भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे होड़ लगी है, लोग अपने मोबाइल पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उतार लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त जो नेताजी की सेना, आज़ाद हिंद फौज के जो जीवित सिपाही, साहसी सिपाही हमारे बीच में हैं, उनके परिवार के जो लोग हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए। नेताजी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। इतना आत्मविश्वास कूट कूट कर नेताजी में भरा था। वो जानते थे कि जिस लक्ष्य के लिए वो चल पड़े हैं, वो लक्ष्य हासिल करेंगे और भारत आजाद होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस एक नारे ने अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान की रगों में आजादी की उम्मीदों का संचार कर दिया। नरेंद्र मोदी जी के उत्तरीय प्रदान करा हुए गेছে। এবারে তার উপস্থিতিতে, বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে হতে চলেছে একটি স্বল্প সময়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সঙ্গীতের উদ্দীপন শক্তিতে বিশ্বাস করতেন নেতাজি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সঙ্গীতকে তিনি করেছিলেন হাতিয়ার। তার বিখ্যাত কুচকাওয়াজের গান আজও কিন্তু আমাদের হৃদয়ে রক্তের স্পন্দনকে দ্রুততর করে। সেই প্রেক্ষাপটেই এবারে সাংস্কৃতিক নিবেদন। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন আমাদের বাংলার বিভিন্ন জেলার স্কুলের 125 জন ছাত্রছাত্রী। এছাড়াও আছেন বিশিষ্ট শিল্পী পাপন, পদ্মশ্রী উষা উত্থুপ এবং সৌম্যজিৎ ও সৌরেন্দ্র, যাদের পরিকল্পনায় নিবেদিত হচ্ছে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। इन्होंने जो कहा वो मैं सरल हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं। अब हम लेके आए हैं एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों के लिए। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि नेताजी अपने पराक्रम के साथ संगीत में भी विशिष्ट रुचि रखते थे। हमारे साथ मंच पे हैं 125 बच्चे जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं एक सुंदर सा गान लेके। साथ में हैं मशहूर गायक पापोन, पद्मश्री श्री उषा उत्थप जी और सौम्यजित और सुरेंद्रो, जिन्होंने इस कार्यक्रम का निर्देशन किया है। पूरी उम्मीद है कि आप सबको यह संगीत श्रृंखला बहुत पसंद आएगी।
सुभाष जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी। This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, in the first place, I desire to thank you most heartily for the warm and enthusiastic welcome that you have given me on the occasion of my public appearance in East Asia, and for the assurance that you have given me of your wholehearted support to our efforts to liberate our dear motherland. तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। तूफान हिंद लाएंगे, वो शान हिंद लाएंगे। फिरंगियों के काम पर वो कहर बन के छाएंगे। सुभाष जी, सुभाष जी, वो शान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी। सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, सुभाष जी। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, वो जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी। You walk on all alone. You walk on all alone.
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে If no one speaks to you, if no one speaks to you, don't feel you are unfortunate. If no one speaks to you, if everyone just looks away, and if they are scared, if everyone just looks away, and if they are scared, then open your heart and speak out all the words you have in mind and walk on all alone. Speak out all the words you have in mind and walk on all alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি সবাই ফিরে যায় যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও অভাগা সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে If there is no one responding to your call, you walk on all alone. If no one shows the light, if no one shows the light, don't feel you are unfortunate. If no one shows the light, if they all shut their doors on you on a dark and stormy night, if they all shut their doors on you on a dark and stormy night, let thunder and lightning set your soul on fire, and in the blazing light you burn alone. Set your soul on fire, and in the blazing light you walk alone. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো রে देश को सलाम सलाम देश को प्रणाम प्रणाम
তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে। ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরে। আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। জাগা হুয়া है हिंदुस्तान, जागे हैं चांद सितारे, रोशन हुआ है दिल मेरा, सुभाष जी हमारे, सुभाष जी हमारे। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জ্বল এমন ধারা, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে, কোথায় এমন খেলে তড়ি এমন কালো মেঘে। ও তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জেগে সবাই মিলে একসাথে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, দেশ का এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ধন্যবাদ জানাই সমস্ত শিল্পীদের এবং আমাদের আনুষ্ঠানিক পর্বের এরপরেই শুরু। আমরা অপেক্ষা করব মঞ্চে আসনগুলি নিয়ে আসার জন্যে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় রাজ্যপাল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উপস্থিত আছেন ভারত সরকারের মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী, মাননীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবহন মন্ত্রী। এরা সকলে মঞ্চে উঠলে আমরা আমাদের আনুষ্ঠানিক পর্বের সূচনা করব। সেই সঙ্গে বলে রাখি যে আজকের এই পড়ন্ত বিকেলটি নিশ্চয়ই সকলের স্মরণে
স্বর্ণস্মৃতি হয়ে থেকে যাবে এরকম একটি সৌধ। এই সৌধর প্রেক্ষাপটে আজকে এমন একজন মহান জননায়কের আমরা 125তম জয়ন্তী পালন করছি। আমরা অপেক্ষা করছি মঞ্চটি প্রস্তুত করে নেওয়ার জন্যে, এবং মঞ্চ প্রস্তুত হলেই আমরা আমন্ত্রণ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনকে মঞ্চে আসার জন্যে। तो स्वागत है मंच पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ जी का। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी का। সেই সঙ্গে ভারত সরকারের অপর দুই মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বাবুল সুপ্রিয়, শ্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। আমরা একদম শুরুতেই অনুরোধ জানাবো ভারত সরকারের সংস্কৃতি এবং পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলকে স্বাগত ভাষণ দেবার জন্যে। अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे माननीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल को कि हमें स्वागत भाषण से संबोधन करें। पूज्य नेताजी की 125वीं जयंती के इस उत्सव पर पराक्रम दिवस के इस पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदैव प्रधानमंत्री जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपने पराक्रम दिवस के रूप में पूज्य नेताजी की इस जयंती को घोषित करने की जो अनुमति दी है, इस बात के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपने इस पहले कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अनुमति दी है और आप यहां उपस्थित हैं, इस बात के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बंगाल के आदरणीय राज्यपाल आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, पश्चिम बंगाल की आदरणीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी आदरणीय बाबुल सुप्रियो जी, और आज इस कार्यक्रम की जो उत्सव मूर्ति है जिन्हें 100 वर्ष पूरे किए, INA के नायक आदरणीय लालती राम जी, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। और आज का दिन वास्तव में उन तमाम आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के लिए समर्पित है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो परिवार से सर्वजीत ढिल्लो जी, आदरणीय पूर्णिमा ढिल्लो जी, एक और बड़ा नाम जिनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिल चुके हैं, आदरणीय आशा सहाय जी, जिन्हें लोग भारती चौधरी जी के नाम से जानते हैं, BN पांडे जी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये हमारे जीवित स्मारक हैं। इस आज के दिन में मुझे इस बात का अवसर मिला है संस्कृति मंत्री होने के नाते कि मैं मंचस्थ अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन तो करूं, साथ में इस बात का संदेश भी देश के सामने जाना चाहिए। 125 वर्ष की यह यात्रा, जिसमें वास्तव में नेताजी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो शायद स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आज एक गोष्ठी चल रही थी, तब मैंने एक बात मेरे मन में आई। मैंने कहा कि सोच, शोध और खोज तीनों नेताजी के बारे में हमें पूरा करने के बाद ही शायद हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर पाएंगे। और मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उनके जन्म स्थान पर कटक में भारत के पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने पुष्पांजलि अर्पित की है। हरिपुरा गुजरात में, जहां पर नेताजी को पहली बार कांग्रेस के
अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने जाकर वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की है। यहाँ पर स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ आज के दिन इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वाक्य मैं ज़रूर कहूँगा। नेताजी ने कहा था एक समय कलकत्ता से दिल्ली चलो, दिल्ली कूच करने की बात कही थी। जब संकल्प सकारात्मक और शक्ति वाला होता है, शायद इसी को पराक्रम कहते हैं। आज स्वयं दिल्ली कलकत्ता की धरती पर आकर नेताजी के चरणों में नमन कर रही है। मुझे लगता है यही आज के दिन की सफलता है। मैं फिर से सभी मंचस्थ अतिथियों का और सामने बैठे हुए हमारे उन जीवित स्मारकों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মন্ত্রীকে। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। আপনাদের সকলের কাছে আমরা সহযোগিতা প্রার্থনা করি। এইবারে আমরা একে একে কিছু উদ্বোধনে যাব। 1926 থেকে 1938 এই সময়কালে নেতাজির লেখা মহামূল্যবান চিঠির সংকলন করা হয়েছে একটি গ্রন্থের আকারে। এই গ্রন্থটি 3টি ভাষায় নেতাজির চিঠিপত্র নামাঙ্কিত এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানাই माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के। हिंदी में, सरल हिंदी में मैं कहना चाहूंगा, हम अनुरोध करेंगे आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि लेटर्स ऑफ नेताजी फ्रॉम 1926 टू 1938 जो 3 भाषाओं में, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी में है, इस किताब का अनावरण करें। এই গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশের মুহূর্তটিকে আমরা করতালি দিয়ে চিহ্নিত করলাম। এরপরে আমরা চলে যাব নেতাজির এই বিশেষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রস্তুত হয়েছে একটি স্মারক মুদ্রা। সেই স্মারক মুদ্রাটি নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এটি জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য। फिर से मैं हिंदी में कहना चाहूंगा, इस अहम अवसर पर हमारी गुजारिश रहेगी कि नेताजी पर ढाली सिक्के का लोकार्पण करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। প্রকাশিত হলো এই স্মারক মুদ্রা। এরপরে আমরা চলে যাব আরেকটি মুদ্রা প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এছাড়াও এই 125তম জয়ন্তী উপলক্ষে একটি বিশেষ ডাক টিকিট প্রস্তুত করা হয়েছে। সেটির প্রকাশের জন্যে আমরা এবারে
আবারও অনুরোধ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। 125वें जयंती पर नेताजी पर प्रकाशित स्मारक डाक टिकट जारी किया जा रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, নেতাজির সংগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ, নেতাজির অনুপ্রেরণায় তার ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখেছিলেন ইংরেজ মহাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিবেদিত প্রাণ সেই দেশভক্তরা। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাবো এবারে তাদের সম্মান জ্ঞাপন করার জন্যে। हिंदी में फिर से अब वक्त आ गया है नेताजी द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम लोग आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं, के दिग्गजों को सम्मान करने का। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবারে মঞ্চ থেকে অবতরণ করে এই বয়োজ্যেষ্ঠ বলা যেতে পারে লিভিং লেজেন্ডস, আমাদের মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী তাদের সেই বলেই ডাকলেন নায়ক লালটি রাম, আজাদ হিন্দ ফৌজের এক গৌরবোজ্জ্বল নাম। नायक लालटी राम। উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন শাল নায়ক লালটি রামকে। এরপরে উপস্থিত আছেন শ্রীমতী পূর্ণিমা ধিলন এবং শ্রী সরবজিৎ ধিলন, পদ্মভূষণ কর্নেল গুরবক্স সিং ধিলর এক পুত্রবধূ এবং এক পুত্র, মালয়ের যুদ্ধের সেই বিশিষ্ট নায়ক কর্নেল গুরবক্স সিং ধিলন। अब बारी है लेफ्टिनेंट भारती चौधरी, जिनका विवाह के पहले उपनाम था लेफ्टिनेंट आशा सहाय। वो रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट से थी। ঝাঁসির বাহিনীর আশা ডক্টর বি.এন. পান্ডে, আইএনের আরেক পরাক্রমী সেনানী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজন তারা মঞ্চ থেকে অবতরণ করে সম্মান জ্ঞাপন করলেন এবং এবারে সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত এসে গেছে। আমরা অনুরোধ জানাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে তার এই জন্মজয়ন্তীর, নেতাজির জন্মজয়ন্তীর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করার জন্য। हमें बहुत गर्वित महसूस हो रहा है ये ऐलान करते हुए कि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें संबोधन करेंगे। उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मंच पर विराजमान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बहन ममता बनर्जी जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री प्रहलाद पटेल, श्री बाबुल सुप्रियो जी, नेताजी सुभाष बोस के निकट संबंधीजन, भारत का गौरव बढ़ाने वाली आजाद हिंद फौज के जांबाज सदस्य, उनके परिजन, यहाँ उपस्थित कला और साहित्य जगत के दिग्गज और बंगाल की इस महान धरती के मेरे भाई और बहनों,
आज कोलकाता में आना मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। बचपन से जब भी ये नाम सुना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं किसी भी स्थिति में रहा, परिस्थिति में रहा, ये नाम कान में पड़ते ही एक नई ऊर्जा से भर गया। इतना विराट व्यक्तित्व की उनकी व्याख्या के लिए शब्द कम पड़ जाए। इतनी दूर की दृष्टि कि वहां तक देखने के लिए अनेकों जन्म लेने पड़ जाए। विकट से विकट परिस्थिति में भी इतना हौसला, इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती ठहर न पाए। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उन्हें नमन करता हूं और नमन करता हूं उस मां को, प्रभा देवी जी को, जिन्होंने नेताजी को जन्म दिया। आज उस पवित्र दिन को 125 वर्ष हो रहे हैं। 125 वर्ष पहले आज के ही दिन मां भारती की गोद में उस वीर सपूत ने जन्म लिया था, जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज के ही दिन गुलामी के अंधेरे में वो चेतना फूटी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के सामने खड़े होकर कहा था, मैं तुमसे आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन लूंगा। आज के दिन सिर्फ नेताजी सुभाष का जन्म ही नहीं हुआ था, बल्कि आज भारत के नए आत्मगौरव का जन्म हुआ था। भारत के नए सैन्य कौशल्य का जन्म हुआ था। मैं आज नेताजी की 125वीं जन्म जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। साथियों, मैं आज बालक सुभाष को नेताजी बनाने वाली, उनके जीवन को तप, त्याग और तितिक्षा से घड़ने वाली बंगाल की इस पुण्य भूमि को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र जैसे महापुरुषों ने इस पुण्य भूमि को राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरबिंदो, मां शारदा, मां आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जैसे संतों ने इस पुण्य भूमि को वैराग्य, सेवा और आध्यात्म से अलौकिक बनाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, गुरुचंद ठाकुर, हरिश्चंद्र ठाकुर जैसे अनेक समाज सुधारक
सामाजिक सुधार के अग्रदूतों ने इस पुण्य भूमि से देश में नए सुधारों की नींव भरी है। जगदीश चंद्र बोस, पीसी रॉय, एसएन बोस, मेघनाथ शाह, अनगिनत वैज्ञानिकों ने उस पुण्य भूमि को ज्ञान विज्ञान से सींचा है। ये वही पुण्य भूमि है जिसने देश को उसका राष्ट्रगान भी दिया है और राष्ट्रगीत भी दिया है। इसी भूमि ने हमें देशबंधु चित्तरंजन दास, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हम सभी के प्रिय भारत रत्न प्रणब मुखर्जी से साक्षात्कार कराया है। मैं इस भूमि के ऐसे लाखों लाख महान व्यक्तित्वों के चरणों में भी आज इस पवित्र दिन पर प्रणाम करता हूं। साथियों, यहां से पहले मैं भी नेशनल लाइब्रेरी गया था, जहां नेताजी की विरासत पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और आर्टिस्ट कैंप का आयोजन हो रहा है। मैंने अनुभव किया, नेताजी का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी के जीवन की ऊर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है। उनकी यही ऊर्जा, यही आदर्श, उनकी तपस्या, उनका त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। इसलिए देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक, अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाए। आज सुबह से देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम हर कोने में हो रहे हैं। आज इसी क्रम में नेताजी की स्मृति में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कोलकाता और बंगाल, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, यहां नेताजी के जीवन पर एक प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी आज से शुरू हो रहा है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। आज जब इस वर्ष देश अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है, जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उन्होंने विदेश में जाकर देश से बाहर रहने वाले भारतीयों की चेतना को झकझोरा। उन्होंने
आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को मजबूत किया। उन्होंने पूरे देश से हर जाति, पंथ, हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बनाया। उस दौर में जब दुनिया महिलाओं के सामान्य अधिकारों पर ही चर्चा कर रही थी, नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाकर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने फौज के सैनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी, उन्हें देश के लिए जीने का जज्बा दिया, देश के लिए मरने का मकसद दिया। नेताजी ने कहा था, भारत डाक छे रोकटो डाक दिए छे रोकतो के ओठो दांडाओ आमोदेर नोस्टो करार मतो सोमोय नोय। अर्थात भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। साथियों, ऐसी हौसले से भरी हुंकार सिर्फ और सिर्फ नेताजी ही दे सकते थे। और आखिर उन्होंने दिखा भी दिया कि जिस सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होता, भारत के वीर सपूत रणभूमि में उससे भी परास्त कर सकते हैं। उन्होंने संकल्प लिया था, भारत की जमीन पर आजाद भारत की आजाद सरकार की नींव रखेंगे। नेताजी ने अपना ये वादा भी पूरा करके दिखाया। उन्होंने अंडमान में अपने सैनिकों के साथ आकर तिरंगा फहराया। जिस जगह अंग्रेज देश के स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देते थे, काला पानी की सजा देते थे, उस जगह जाकर उन्होंने सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दी थी। वो सरकार अखंड भारत की पहली आजाद सरकार थी। नेताजी अखंड भारत की आजाद हिंद सरकार के पहले मुखिया थे। और ये मेरा सौभाग्य है कि आजादी की उस पहली झलक को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में हमने अंडमान के उस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। देश की भावना को समझते हुए नेताजी से जुड़ी फाइलें भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की। ये हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दौरान आईएनए वेटरन्स परेड में शामिल हुए थे। आज यहां इस कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज में रहे देश के वीर बेटे और बेटी भी उपस्थित है। मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूं और कब प्रणाम करते हुए कहीं कहूंगा कि देश सदा सर्वदा आपका कृतज्ञ रहेगा, कृतज्ञ है और हमेशा रहेगा। साथियों, 2018 में ही देश ने आजाद हिंद सरकार के 75 साल को भी उतने ही धूमधाम से मनाया था। देश ने उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किए। नेताजी ने दिल्ली दूर नहीं का नारा देकर लाल किले पर झंडा फहराने का जो सपना देखा था, उनका वो सपना
देश ने लाल किले पर झंडा फहराकर पूरा किया। भाई और बहनों, जब आजाद हिंद फौज की कैप मैंने लाल किले पर झंडा फहराया था, उसे मैंने अपने सर पे लगाया था, उस वक्त मेरे मन मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत से सवाल थे, बहुत सी बातें थी, एक अलग अनुभूति थी। मैं नेताजी के बारे में सोच रहा था, देशवासियों के बारे में सोच रहा था, वो किसके लिए जीवन भर इतना रिस्क उठाते रहे। जवाब यही है, हमारे और आपके लिए। वो कई कई दिनों तक आमरण अनशन किसके लिए करते रहे? आपके और हमारे लिए। वो महीनों तक किसके लिए जेल की कोठरी में सजा भुगतते रहे? आपके और हमारे लिए। कौन ऐसा होगा जिसके जीवन के पीछे इतनी बड़ी अंग्रेजी हुकूमत लगी हो, वो जान हथेली पर रखकर फरार हो जाए। हफ्तों हफ्तों तक वो काबुल की सड़कों पर अपना जीवन दांव पर लगाकर एक एम्बेसी से दूसरी से चक्कर काट लगाता रहे। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। विश्व युद्ध के उस माहौल में देश के बीच पल पल बदलते देशों के बीच के रिश्ते, इसके बीच क्यों वो हर देश में जाकर भारत के लिए समर्थन मांग रहे थे, ताकि भारत आजाद हो सके, हम और आप आजाद भारत में सांस ले सके। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति नेताजी सुभाष बाबू का ऋणी है। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद नेताजी सुभाष की ऋणी है। ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? ये ऋण क्या हम कभी चुका भी पाएंगे? साथियों, जब नेताजी सुभाष यहां कोलकाता में अपने 38/2 एल्गिन रोड के घर में कैद थे, जब उन्होंने भारत से निकलने का इरादा कर लिया था, तो उन्होंने अपने भतीजे शिशिर को बुलाकर कहा था, अमार एकता काज कोरते पारबेगा? अमार एकता काज कोरते पारबे? क्या मेरा एक काम कर सकते हो? इसके बाद शिशिर जी ने वो किया जो भारत की आजादी की सबसे बड़ी वजहों में से एक बना। नेताजी ये देख रहे थे कि विश्व युद्ध के माहौल में अंग्रेजी हुकूमत को अगर बाहर से चोट पहुंचाई जाए तो उसे दर्द सबसे ज्यादा होगा। वो भविष्य देख रहे थे कि जैसे जैसे विश्व युद्ध बढ़ेगा, वैसे वैसे अंग्रेजों की ताकत कम पड़ती जाएगी, भारत पर उनकी पकड़ कम पड़ती जाएगी। ये था उनका विजन। इतनी दूर देख रहे थे वो। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसी समय उन्होंने अपनी भतीजी इला को दक्षिणेश्वर मंदिर भी भेजा था कि मां का आशीर्वाद ले आओ। वो देश से तुरंत बाहर निकलना चाहते थे। देश के बाहर जो भारत समर्थक शक्तियां हैं, उन्हें एकजुट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने युवा शिशिर से कहा था, अमार एकता काज कोरते पारबे? क्या मेरा एक काम कर सकते हो? साथियों, आज हर भारतीय अपने दिल पर हाथ रखे, नेताजी सुभाष बाबू को महसूस करे, तो उसे फिर से ये सवाल सुनाई देगा, अमार एकता काज
করতে পারবে? क्या मेरा एक काम कर सकते हो? ये काम, ये काज, ये लक्ष्य आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। देश का जन जन, देश का हर क्षेत्र, देश का हर व्यक्ति इससे जुड़ा है। नेताजी ने कहा था, पुरुष अर्थो एवं उपकरण निजे राय विजय बा স্বাধীনতা আনতে পারে না। আমাদের অবশ্যই সেই উদ্দেশ্য ছকিত থাকতে হবে যা আমাদের সাহসিক কাজ এবং वीर तपुरना शासने उद्बुद्ध करबे। यानी हमारे पास वो उद्देश्य और शक्ति होनी चाहिए जो हमें साहस और वीरतापूर्ण तरीके से शासन करने के लिए प्रेरित करे। आज हमारे पास उद्देश्य भी है, शक्ति भी है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य, हमारी आत्मशक्ति हमारे आत्मसंकल्प से पूरा होगा। नेताजी ने कहा था, आज आमादेर केवल एक इच्छा थाका उचित, भारत इच्छुक जाते भारत बांटते पारे। यानी हमारी एक इच्छा होनी चाहिए कि हमारा भारत बच पाए, भारत आगे बढ़े। हमारा भी एक ही लक्ष्य है, अपना खून पसीना बहाकर देश के लिए जिए, अपने परिश्रम से, अपने इनोवेशन से देश को आत्मनिर्भर बनाए। नेताजी कहते थे, निजेर प्रोति सात होले सारे, बिक्सेर प्रोति केऊ असोध होते पारबे ना। अर्थात अगर आप खुद के लिए सच्चे हैं तो आप दुनिया के लिए गलत नहीं हो सकते। हमें दुनिया के लिए बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने होंगे, कुछ भी कमतर नहीं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाले प्रोडक्ट। नेताजी ने हमें कहा था, स्वाधीन भारतेर स्वप्ने कोनो दिन आस्था हारियो ना, বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই যে ভারতকে পরাধীনানंतर श्रृंखलाएं बेगे रखते समर्थ होवे। यानी आजाद भारत के सपने में कभी भरोसा मत खोइए। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को बांध करके रख सके। वाकई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 130 करोड़ देशवासियों को, अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक सके। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरीबी को, अशिक्षा को, बीमारी को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनते थे। सुभाष बाबू कहते थे, आमादेर सबसे बड़ो जातीय समस्या होलो दारिद्र्य अशिक्षा रोग वैज्ञानिक उत्पादन। जे समस्यार समाधान होवे केवल मात्र सामाजिक भावना चिंता द्वारा। अर्थात हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और वैज्ञानिक उत्पादन की कमी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए समाज को मिलकर जुटना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा। मुझे संतोष है कि आज देश पीड़ित, शोषित, वंचित को, अपने किसान को, देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर एक गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। देश के किसानों को बीज से बाजार तक आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। खेती पर होने वाला उनका खर्च
कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हर एक युवा को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए देश के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में देश भारत में एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे बड़े संस्थान खोले गए हैं। आज देश 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू कर रहा है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि आज देश में जो बदलाव हो रहे हैं, जो नया भारत आकार ले रहा है, उसे देख नेताजी को कितनी संतुष्टि मिलती है। उन्हें कैसा लगता जब वो दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजीज में अपने देश को आत्मनिर्भर बनता देखते। उन्हें कैसा लगता जब वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, शिक्षा में, मेडिकल सेक्टर में भारतीयों का डंका बजते देखते। आज राफेल जैसे आधुनिक विमान भी भारत की सेना के पास हैं और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमान भारत खुद भी बना रहा है। जब वो देखते कि आज उनके देश की सेना इतनी ताकतवर है, उसे वैसे ही आधुनिक हथियार मिल रहे हैं जो वो चाहते थे, तो उन्हें कैसा लगता। आज अगर नेताजी ये देखते कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से, इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है, तो नेताजी क्या सोचते। जब वो देखते कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व होता। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। साथियों, नेताजी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते रातों की रातों बीत जाए। नेताजी जैसे महान व्यक्तित्वों के जीवन से हम सबको और खासकर युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, वो है अपने लक्ष्य के लिए अनवरत प्रयास। विश्व युद्ध के समय पर जब साथी देश पराजय का सामना कर चुके थे, सरेंडर कर रहे थे, तब नेताजी ने अपने सहयोगियों को जो बात कही थी, उसका भाव यही था कि दूसरे देशों ने सरेंडर किया होगा, हमने नहीं। अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। वो अपने साथ भगवत गीता रखते थे, उनसे प्रेरणा पाते थे। अगर वो किसी काम के लिए एक बार आश्वस्त हो जाते थे, तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक प्रयास करते थे। उन्होंने हमें ये बात सिखाई है कि अगर कोई विचार बहुत सरल नहीं है, साधारण नहीं है, अगर इसमें कठिनाइयां भी है, तो भी कुछ नया करने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज में भरोसा करते हैं, तो आपको उसे प्रारंभ करने का साहस दिखाना ही चाहिए। एक बार को ये लग सकता है कि आप धारा के विपरीत बह रहे हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य पवित्र है, तो इसमें भी हिचकना नहीं चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया
कि आप अगर अपने दूरगामी लक्ष्यों के लिए समर्पित है तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। साथियों, नेताजी सुभाष आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बांग्ला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो भूमिका नेताजी ने देश की आजादी में निभाई थी, आज वही भूमिका पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर भारत अभियान में निभानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व आत्मनिर्भर बंगाल और सोनार बांग्ला को भी करना है। बंगाल आगे आए, अपने गौरव को और बढ़ाए, देश के गौरव को और बढ़ाए। नेताजी की तरह ही हमें भी अपने संकल्पों की प्राप्ति तक अब रुकना नहीं है। आप सभी अपने प्रयासों में, संकल्पों में सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस पवित्र दिवस पर, इस पवित्र धरती पर आकर के आप सबके आशीर्वाद लेकर के नेताजी के सपनों को पूरा करने का हम संकल्प करके आगे बढ़े। इसी एक भावना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। এবারে অনুরোধ তাকে এবং মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্টজনকে তারা মঞ্চ থেকে অবতরণ করে যদি আসন গ্রহণ করেন, কেননা এখন আমরা চলে যাব প্রজেকশন ম্যাপিংয়ে। আরেকবার আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। অন্যান্য বিশিষ্ট জনেদের কাছে অনুরোধ তারা মঞ্চ থেকে অবতরণ করে আসন গ্রহণ করুন। প্রজেকশন ম্যাপিং দৃশ্যকল্প ও শব্দের মাধ্যমে যে কোনো আখ্যানকে প্রাণবন্ত করে তোলার একটি আধুনিক প্রযুক্তি। নেতাজির অসাধারণ আত্মশক্তিতে ভরপুর জীবন ও কর্মকে তুলে ধরা হয়েছে